हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज रिसोर्सेज से। सबसे पहले, रिसोर्सेज होती क्या है, किन चीज़ों को हम रिसोर्सेज मान सकते हैं, किन को नहीं। तो बेसिकली रिसोर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा काम इजी बनाती हैं, जो हमें आसपास की चीज़ों से मिल जाती हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं, हम उन्हें यूज़ करके अपना कोई भी काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंटली याद रखने वाली बात कौन कौन सी है कि रिसोर्सेज ऐसी होनी चाहिए कि वो टेक्निकली एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। हम ऐसी चीजों को रिसोर्स मानते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइड इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी हम रिसोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे या फिर रिसोर्स डिफाइन करेंगे तो याद रखेंगे। पहला, टेक्निकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल तो है, बट क्या हम उसे यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हम हाइड्रोजन से कार्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ रिसोर्स हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द वाटर, क्या हम उसे टेक्निकली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो अभी रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक हम उसे टेक्निकली एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हमने विंड एनर्जी को कन्वर्ट करना सीख लिया, तो फिर विंड एनर्जी हमारी क्या हो गई, एक रिसोर्स का टाइप हो गई। अब इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि उस रिसोर्स को बनाने के लिए हम कहीं बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर दे रहे हैं, क्या वो आसानी से हम तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट तो कर रही है एज अ रिसोर्स, तब हम किसी रिसोर्स को रिसोर्स मानते हैं। रिसोर्स बेसिकली संसाधन होते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करते हैं, कार या फिर बाइक या किसी भी संसाधन से जाते हैं। तो ये जो कार या बाइक है वो आपका क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन में जैसे कि मैंने बताया कि अपन तीन चीजें हमेशा याद रखेंगे। पहला क्या था, टेक्निकली एक्सेसिबल, दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल, और तीसरा तीसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, राइट। अब रिसोर्सेज में ह्यूमन बीइंग्स भी एक असेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि सारी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए ब्रेन तो ह्यूमंस का ही यूज होगा ना। तो रिसोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन बीइंग्स भी है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। अब जितने भी मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म यानी बदलते हैं और उन्हें यूज करते हैं। विच मीन्स हमारे पास मेटल तो बहुत सारा पड़ा है एनवायरनमेंट में, बट उसे एक्सट्रैक्ट करके उनसे यूटेंसिल्स या फिर वेपन्स या फिर कोई भी चीज बनाना, तो ये ह्यूमन बीइंग्स के पार्ट है। अब आते हैं रिसोर्सेज का बेसिकली एग्जाम्पल क्या क्या है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारा काम इजी कर रही हैं वो सारी चीज़ें रिसोर्स हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, योर कार, एनीथिंग, जो भी आपका काम आसान बनाती हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। क्या, अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर अपन लास्ट में दूंगा। क्या रिसोर्सेज फ्री हैं? सोचिए, क्या रिसोर्सेज सीरियसली फ्री हैं? क्योंकि पानी तो हर जगह अवेलेबल है, हवा हर जगह अवेलेबल है, सनलाइट हर जगह अवेलेबल है। सनलाइट, बाय द वे, सनलाइट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिसोर्स। तो सनलाइट हर जगह अवेलेबल है, तो क्या सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। सोचिए जब तक अपन चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब रिसोर्स को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन अ सर्टेन वे। सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पर, कि रिसोर्स पैदा कहाँ कहाँ होती हैं। दूसरा, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, क्या वो रहेंगी या खत्म हो जाएंगी। तीसरा, ओनरशिप के बेसिस पर, कि मालिक कौन है उनका। फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट,
क्या वो डेवलप होंगी या नहीं होंगी, या फिर कैसे रखा जाएगा उन्हें। तो एक एक से इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है बायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? जो लिविंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी बायोटिक रिसोर्सेज हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि नॉन लिविंग है। बेसिकली आपको मैं इनकी डेफिनेशन लास्ट में दूंगा, अभी सिर्फ ध्यान दीजिएगा समझने पर, राइट। आपको इन सब जितने भी टफ टफ वर्ड्स हैं ना, सबकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दूंगा इस पीपीटी में। सो चिल, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे अपन। तो सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे हमने कौन सी टाइप की पढ़ी? दो टाइप की रिसोर्सेज, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक कौन सी होती है? जो लिविंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? लिविंग रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होती हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। तो अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हो जाएंगे अपने पास? जैसे कि विंड, एयर, ये सारी चीजें क्या हो गई? अबायोटिक रिसोर्सेज का पार्ट हो गई। अब सेकंड पे आते हैं, एग्जिस्टेबिलिटी। और हाँ, मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन बीच बीच में पूछूंगा भी कि पीछे क्या पढ़ा दिया, या फिर क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, सो ध्यान से सुनिएगा और आपको आंसर करना है। मल्टीपल टाइम्स अपन ये करेंगे ताकि पुरानी चीजें भी याद रहे। एग्जिस्टेबिलिटी के बेसिस पे तो इसमें भी दो तरीके से डिफाइन की गई हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि लगातार रिन्यू, मतलब बार बार बनते चली जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि एयर, एयर कभी खत्म होती है क्या? नहीं। पॉल्यूट होती है, फिर से प्योर होती है, फिर वापस से एनवायरनमेंट में आ जाती है। सनलाइट, तो ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू होते रहते हैं लगातार। अब दूसरा कौन सा है इसमें? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? जो कि रिन्यू नहीं हो सकती, अगर एक बार खत्म हो गई तो वो खत्म हो गई। और अगर मैं ऐसा कहूं कि वो कभी रिन्यू ही नहीं होंगी तो शायद मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू होने के लिए एक बहुत लंबा समय लगाती है, इसीलिए हम उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ऐसा नहीं है फॉसिल फ्यूल्स दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन दे विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर विथ सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब उन्हें बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और एक पर्टिकुलर टाइप की एनवायरमेंट कंडीशन चाहिए उन्हें बनाने के लिए। तो अभी तक हम ये मानते हैं कि वो खत्म हो जाएंगे अगर हम उन्हें ठीक से यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब रिसोर्सेज ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड होती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है कोई एक रिसोर्स आपके पास है, वो सिर्फ आपकी है, किसी एक व्यक्ति, पर्सन विशेष की है वो रिसोर्स है, तो उसे हम इंडिविजुअल ओनरशिप रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपके गार्डन, आपने अगर अपना पार्क बना रखा है, बेसिकली सिर्फ आपका है वो, आपके घर के अंदर जो छोटा सा गार्डन बना लिया आपने, आपके खेत हुए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पर्टिकुलरली, जिसे आप ओन करते हैं इंडिविजुअली, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होती हैं जिसे एक कम्युनिटी ओन करती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं। जैसे कि आपके मोहल्ले में पार्क होगा, तो वो पार्क पूरी सोसाइटी का है, तो वो रिसोर्स पूरी सोसाइटी यूज कर रही है, वो कम्युनिटी यूज कर रही है, तो वो क्या हो गया? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो गया, राइट। समझ में आ गया? पार्क, ऐसे ही जैसे पब्लिक प्लेग्राउंड्स होते हैं जिसे पूरी कम्युनिटी यूज कर रही होती है, तो ऐसे क्या हो गए? पिकनिक स्पॉट्स हो गए जिन्हें कम्युनिटी यूज कर रही होती है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स का मतलब होता है जितने भी रिसोर्स हमारे प्यारे भारत देश में मिलते हैं या फिर किसी भी एक कंट्री में मिलते हैं, तो वो रिसोर्सेज उस देश के नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब इसमें दो चीजें और मैं ऐड करूंगा नेशनल रिसोर्स में, कि जो हमारी जो बेसिकली टेक्निकल बाउंड्री है ना हमारी कंट्री की, तो उसके आसपास ना जो ओशियन है उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे जितने भी रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल होंगे अंडर सी, वो सारे रिसोर्स हमारी नेशनल रिसोर्स के अंडर ही आती है। क्लियर है? और ये जितने भी डिस्टेंस है
सीज में वो नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है, नॉटिकल माइल में, राइट। और इसको जैसे अगर अपन इसको हम देखें तो 12 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा, 22.5 किलोमीटर अराउंड हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा 22 किलोमीटर मान लेते हैं कि इतना नॉटिकल माइल हो जाएगा जहां तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ एनी इंटरनेशनल एजेंसी, राइट। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि इंटरनेशनल ओशियन या फिर वहां पाई जाती हैं जहां कोई क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें स्पेशल इंटरनेशनल एजेंसीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनकी परमिशन की जरूरत होती है, राइट। क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में, मान लीजिए आप पैसिफिक ओशियन के किसी एक ऐसे ऐसे पार्ट में है जहां तक जो बेसिकली जो ये बाउंड्री फैली रहती है 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है, किसी भी कंट्री 200 नॉटिकल माइल्स तक ये बाउंड्री फैली होती है। लेकिन अगर आप इस 200 नॉटिकल माइल के बाद देखते हैं तो वो इंटरनेशनल वाटर्स आता है। तो इंटरनेशनल वाटर में कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है तो वो किसी एक कंट्री के नहीं, वो सभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, राइट। अब आते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में समझने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि कोई रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, या फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इनके बेसिस पे डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए आपको पापा ने 100 रुपए दिए, लेकिन कंडीशन लगा दी कि आप उनमें से 20 रुपए खर्च कर सकते हैं लेकिन 80 आपको बचा के रखने पड़ेंगे किसी और काम के लिए। लेकिन ऐसी मल्टीपल कंडीशंस है कि 100 रुपए दे दिए लेकिन उन्होंने बोला कि जाओ आपको जो करना है वो करो। लेकिन थर्ड कंडीशन लगा दी कि नहीं बेटा 100 रुपए रखना, मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगा, फिर उससे यूज करेंगे। फोर्थ कंडीशन रख ली कि भाई एक काम करना, आप एक काम करो कि वो 100 रुपए ना रिजर्व रखो, कभी आपके फ्यूचर में काम आएंगे, राइट। अब आते हैं इन टर्म्स पे। अब बेसिकली ये 100 रुपए के एग्जांपल से हम फिर से ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका है पोटेंशियल रिसोर्स। अब पोटेंशियल क्या है कि जैसे कि हम अभी H2O से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। लेकिन वो पोटेंशियल रिसोर्स है कि भाई वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियली हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज अवेलेबल, बट अभी तक टेक्निकली हम उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड कौन से होते हैं, जो हम पहले से बना चुके हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल से हम आज यूज कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, डेवलप्ड रिसोर्सेज में। अब आते हैं स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज। अब स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत बहुत मात्रा में हमारे पास अवेलेबल तो है, बट टेक्निकली हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं हुए हैं या फिर इकोनॉमिकली इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करें और यूज कर पाए, राइट। जैसे कि सिंपल अगेन से मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें पता है कि पानी तो चारों तरफ है। हाइड्रोजन अगर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम एज अ फ्यूल यूज कर पाए तो कितना अच्छा होगा, कितना स्टॉक में कितना सारा पानी अवेलेबल है ओशियंस में, सीज में, तो हम कितना सारा फ्यूल बना सकते हैं। और फिर हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, राइट। लेकिन हम टेक्निकली उतने अभी तक एडवांस नहीं हुए हैं कि इसे यूज कर पाए। नेक्स्ट पे आते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, टेक्निकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम चाहें जैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। उसका कारण क्या है, ताकि हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन तक बचा के रखें। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो अगर खत्म हो गया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर ये चीजें पहुंचेंगी ही नहीं, तो उन्हें सफर करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उनकी जगह हम दूसरे सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं, और जैसे कि फॉसिल फ्यूल है इनको हम रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सकें या धीरे धीरे यूज करें, राइट। क्लासिफिकेशन क्लियर है।
चलो अब वापस से एक बार रिवाइज और करते हैं कि रिसोर्सेज में तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी मैंने, कौन कौन सी थी वो तीन चीजें, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड देखते हैं। फर्स्ट क्या थी, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, सेकंड क्या थी, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, थर्ड क्या थी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, राइट। और ह्यूमन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स का, क्योंकि ह्यूमन की मदद से ही हम सारे मटेरियल्स को यूज करके उन्हें रिसोर्स के रूप में सामने ला पाते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो आप ये चार्ट देख पाएंगे, इसमें क्या है, रिसोर्स हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। आप आगे भी देखेंगे कि रिसोर्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर हमें देता है, दूसरी होती है ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम बनाते हैं। जैसे कि नेचुरली मेटल तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन क्या करता है, उसे एक्सट्रैक्ट करके फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या मटेरियल बनाता है, राइट। तो ये दोनों रिसोर्सेज का एग्जांपल है। नेचुरल में हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा कि रिन्यूएबल कौन सी होती हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ विंड, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमने, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, इनके एग्जांपल्स देखे। रिसाइक्लेबल देखे कि कौन सी चीज़ें रिसाइक्लेबल हैं, कौन सी चीज़ें नॉन रिसाइक्लेबल हैं। एक्चुअली ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सिमिलर है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। अब स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी और क्वालिटी बेसिस ह्यूमंस में है। ये सारी चीजें अपन अभी तक क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए। अब कैसे कैसे, मतलब मान लीजिए हम अभी कोई भी रिसोर्स यूज नहीं करते, तो जो हम सबसे पहले जब ह्यूमन इवॉल्व ही हो रहा था, तब वो कोई रिसोर्स, तब भी तो वो कोई ना कोई रिसोर्स यूज ही करता था। जैसे कि लिए हंटिंग के लिए वो कोई ना कोई पेबल या फिर कुछ ना कुछ लकड़ी या फिर कुछ तो यूज ही करता था। दैट टाइम दैट पेबल और दैट लकड़ी का पार्ट यूज्ड एज अ रिसोर्स, राइट। आज आप घर में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, एसी, कूलर, ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्स है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, राइट। it was believed that resources are free gift of nature। नहीं, resources free gift नहीं है। सिर्फ हम ये मानते हैं कि कि पानी, नदियों में पानी आ रहा है, ये फ्री गिफ्ट है, लेकिन क्या आपको सीरियसली लगता है ये फ्री गिफ्ट है? अगर ये फ्री गिफ्ट होता तो फिर जैसे हम एयर पॉल्यूट करते जा रहे हैं, अब उसे बचाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम करते हैं, जैसे एफोरेस्टेशन या फिर डिफोरेस्टेशन को रोकना, अलग प्रोग्राम चलाते हैं। गंगा साफ करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे नमामि गंगे चला रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। ये फ्रीली अवेलेबल तो हैं, बट दे नेवर बी ट्रीटेड लाइक एज अ फ्री गिफ्ट, क्योंकि वो खत्म या खराब भी हो सकते हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को बचा के भी रखना पड़ता है। As a result, human being used them indiscriminately, and this has led to the following major problems। following major problem, अब जो हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं ना, तीन तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इतना ध्यान मत देना इसे पढ़ने पे, लेकिन तीन तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना। पहली कौन सी है, डिप्लीशन। मतलब अगर कोई भी रिसोर्स हम बहुत ग्रीड के तरीके से यूज करते हैं, तो वो खराब या डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, राइट। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में एक्यूमुलेट होके रह जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं। अब इसका बेसिक सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दो व्यक्ति हैं, एक का नाम अपन रख देते हैं ए, एक का नाम रख देते हैं अपन बी। तो अब ए को अपन सुपीरियर बना देते हैं, यहाँ पर ए के पास सारी कार्स अवेलेबल है, बाइक अवेलेबल है, एक अच्छा घर अवेलेबल है, वो कोई भी चीज अफोर्ड कर सकता है, राइट। और बी व्यक्ति क्या है,
उसके पास कार बाइक कुछ नहीं है, और बस उसके पास छोटा सा घर है, जैसे तैसे अपना गुजारा करता है, ठीक है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मैक्सिमम रिसोर्सेज, क्योंकि ए वाला जो रिच व्यक्ति है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज अपने पास लेके आ जाएगा। अगर उसे कहीं जाना होगा, कोई काम करवाना होगा, या किसी भी चीज की जरूरत होगी, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज एक ही जगह एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो एक जगह एक व्यक्ति के पास इकट्ठी हो जाएंगे। तो ऐसे सोसाइटी में दो डिवीजन हो गए। एक एक पोर्शन हो गया अपना ए, जो कि रिच पोर्शन है, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहा है। के पास जो गरीब है, जिसके पास मिनिमम रिसोर्स पहुंच पा रहे हैं, राइट। तो एक्युमुलेशन दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है, आप उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लॉइट करने का बेसिक सा एग्जांपल अगेन, जैसे कहीं कहीं पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, टैप खुला छोड़ देते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, लाइट चालू छोड़ दी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स में आती हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, environment pollution एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब आप सोचेंगे कि किसी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने से क्या सच में ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन आ सकती है, क्या ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, या लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है। यार मैं पानी की टोटी अगर खुली छोड़ जाता हूँ, उससे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये कैसे हो सकता है, या फिर लाइट चालू छोड़ जाता हूँ। तो थोड़ा सा पीछे जाके हम सिनेरियो समझेंगे कि आपकी ये सारी चीजें बन के कहाँ से आ रही हैं। अंडरग्राउंड वाटर आपके पास आ रहा है, अगर आप उसे ठीक से यूज नहीं करेंगे तो ग्राउंड लेवल कम होगा। ग्राउंड लेवल वाटर का कम होगा, तो फिर अब वो पानी कहीं ना कहीं गंदा होके बह जाएगा, राइट। सेकंड, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, सभी लोग करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, फिर से आप रिसोर्स को जनरेट करने के लिए हमें और सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, जबकि हमें जरूरत नहीं है। तो मेन थ्री टाइप्स की प्रॉब्लम हमने पढ़ी, डिप्लीशन, एक्युमुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन, राइट। एक बार और रिवाइज करेंगे हम शुरू से। सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर एक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन बींग्स भी असेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का, तो इसे भूलना नहीं, क्योंकि किसी भी अवेलेबल चीज को ट्रांसफॉर्म करके रिसोर्स के रूप में यूज कर पाना ह्यूमंस के हाथ में है, राइट। अब आते हैं सेकंड, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जिस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। बायोटेक, अब बायोटेक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। फिर हमने रिसोर्सेज, बेसिकली रिसोर्सेज को दो टाइप से डिवाइड किया, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में हमने वो रिसोर्सेज पढ़े जो नेचुरली अवेलेबल है, और ह्यूमन रिसोर्स में वो रिसोर्सेज के बारे में जाना जो कि हम बनाते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, फैन। ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है, क्योंकि इन्हें हमने बनाया है। कैसे बनाया है, नेचुरली अवेलेबल चीजों को एक्सट्रैक्ट करके हमने इन्हें बनाया है, राइट। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, हमने डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्स का डेवलपमेंट जरूरी है, और ये फ्री गिफ्ट नहीं है। इससे रिलेटेड हमने तीन प्रॉब्लम्स जानी, पहला डिप्लीशन, दूसरा एक्युमुलेशन, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन। अब आते हैं इसको रोकने के लिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ समिट्स हुई हैं, जिनमें सबसे पहले है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इन रिसोर्सेज, ये तो प्रॉब्लम थे, अब सॉल्यूशन कैसे निकाले जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट हम ऐसे करें
जैसे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो या फिर हम एनवायरनमेंट को डैमेज ही ना करें। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और डेवलपमेंट से हम ऐसा ना करें कि फ्यूचर जनरेशनों की जो ज़रूरत है उन्हें हम आज ही खत्म कर दें। राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब आप बड़े हो जाएंगे, सॉरी, जब आप थोड़ी से आगे पढ़ने लगेंगे और बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में बड़े तो हो चुके हैं, सो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो तब आप एसडीजीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो अवॉइड दिस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज प्लीज गो एंड रीड 17 एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर रियो डी जेनेरियो समिट हुई थी 1992 में। इसमें क्या हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ हेड्स आए थे, सभी लोग। और कहाँ पर मिले थे, रियो डी जेनेरियो बाय द वे एक प्लेस का नाम है जहाँ पर समिट हुई थी। वो प्लेस कहाँ पर है, ब्राजील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। The summit was convened for addressing urgent problem of Earth's environmental protection and socio-economic development at the global level। अब ये समिट क्यों हुई थी, पहले हम एक एक से जानेंगे। ये समिट हुई कब थी, समिट कब हुई थी, 1992 में। राइट। कहाँ पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील में हुई। अब क्यों हुई, क्योंकि जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम थी उनसे उनको डील करने के लिए, और जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उन उसको बनाए रखने के लिए एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है। अब इससे, अब रियो डी जेनेरियो समिट से क्या निकल कर आया, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या होता है, ये एक डिक्लेरेशन है जो कि 1992 में, सेम 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर ये प्लेस हुआ था, सेम रियो डी जेनेरियो में, जिसका एम क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम ऊपर बढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो री डिजेनेरियो में जो समिट हुई उसमें से निकल के आया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का एम क्या था, अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। और वन मेजर ऑब्जेक्टिव, एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल एजेंडा बना सकती है। मतलब यहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ हेड मिल गए, अलग अलग कंट्रीज के आगे लोग मिल गए, लेकिन मान लीजिए इंडिया में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, और मोदी जी आते हैं मिलकर कि भाई एजेंडा 21 फॉलो करना है। तो ये हमारे कंट्री की, हमारे देश की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हालत देखकर अपने, और एनवायरमेंटल कंडीशन देखकर अपने हिसाब से अपने गोल्स बना सकते हैं। लाइक जैसे बीइंग अ टीचर, मैंने आपको बोला कि बच्चों एक काम करो, एक महीने में आपको ये 5 बुक पढ़नी है। ठीक है, ये मेरा है, और मिनिमम 4 तो पढ़ के आनी है आपको। लेकिन मैंने आपको ये आज़ादी दी कि आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक होनी चाहिए। राइट। तो आपने क्या किया, अपने गोल्स अपने हिसाब से, अपने घर की कंडीशंस को देख कर, कि सुबह उठते हैं तो फिर मैं बिजी होता हूँ या फिर मैं सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए, क्योंकि हर कंट्री की एनवायरमेंटल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशंस, बाकी अदर कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो इस एजेंडा में, एजेंडा 21 में, ये सभी लोकल गवर्नमेंट्स को आज़ादी मिली कि वो अपने लोकल एजेंडास सेट, खुद ही सेट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा जो कि इसमें नहीं लिखी है, वो है कि यहाँ पर क्या हुआ था, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ऐड करेंगे, इसमें एक पॉइंट ऐड कर देंगे, म्यूचुअल नीड्स एंड, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर ही देता हूँ, फिर उसके बाद क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर,
किस में, रियो डी जेनेरियो में, कि म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा याद रखिएगा। म्यूचुअल नीड्स का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बचाने की सबकी जरूरत है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि अब किसी एक व्यक्ति पर बर्डन नहीं है, हम सभी मिलकर इस पर वर्क करेंगे। तो याद रखिएगा, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक चीज और, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड मैप में रियो डी जेनेरियो की लोकेशन कहाँ पर है? एक मिनट अपन देखते हैं। अच्छा, ब्राजील, आप पता है ब्राजील कहाँ है? ओके। अगर आपको ब्राजील पता है तो आपका मैप बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अमेरिका तो पता ही होगा, ये यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के बाद ये वाला पोर्शन है ब्राजील का। और ब्राजील में ये वाला स्पेसिफिक पोर्शन है काय का, रियो डी जेनेरियो, जहां पर 1992 में अर्थ समिट हुआ था। राइट, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गई लोकेशन वर्ल्ड मैप में। और हाँ, जब भी हम मैप देखेंगे तो अपने प्यारे भारत को कैसे भूल सकते हैं, ये हमारा प्यारा इंडिया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Right, in India there are some regions which can be considered as self sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have an acute shortage of some vital resources। अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सेम टाइम पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर बहुत कम या फिर ना के बराबर रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। राइट, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मिनरल्स एंड कोल्स डिपॉजिट। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स कहाँ सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है? तो इसके रीजन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मेनली मिनरल्स और कोल डिपॉजिट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, वाटर, अबंडेंस ऑफ वाटर अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सोलर एंड विंड एनर्जी, आपको पता ही है राजस्थान वाला रीजन सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन सेम जगह पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट, आपको पता होना चाहिए, पहले पढ़ के आ चुके हैं अपन, लद्दाख, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है कि, बट लद्दाख इज रिच इन कल्चर, बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स की कमी है। राइट, तो अपन ने अभी क्या देखा कि कुछ जगहों पर बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी अवेलेबल है, सेम राजस्थान में बहुत सारा पानी अवेलेबल नहीं है। लद्दाख में कल्चरली तो रिच है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। राइट, कोल्स डिपॉजिट हमारे पास छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। तो ऑल दिस लीड टू बैलेंस्ड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज एट नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। तो हमें इन सब से पता चलता है कि बैलेंस्ड प्लानिंग की जरूरत है। एट द नेशनल लेवल मतलब पूरे भारत के लेवल पे, स्टेट लेवल स्पेसिफिकली स्टेट्स लेवल पे, रीजनल लेवल अगर किसी रीजन में अवेलेबल है तो उस रीजन के लेवल पे, और एट द लोकल लेवल। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, प्रॉब्लम्स तीन थी, प्रॉब्लम्स पड़ी थी। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी तीन थी भाई? तीन प्रॉब्लम, डिप्लीशन, एक्यूमुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन, ये तीन प्रॉब्लम थी। और अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, तीन सॉल्यूशन है इसके। तीन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, वो तीनों सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो पहला, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तीन छोटे छोटे से पॉइंट पढ़ेंगे कि तीन कौन सा है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है इवॉल्विंग, और तीसरा है मैचिंग। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सबसे पहले कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है।
identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का पता करेंगे कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, और फिर पता करेंगे किस क्वालिटी की अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, राइट। सेकंड पे आते हैं इवॉल्विंग। इवॉल्विंग में क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड डाउन with appropriate technology skill institutions set up for implementing resource development plans। अब क्या करेंगे, सही टेक्नोलॉजी स्किल्स को हम इवॉल्व करेंगे ताकि जो भी हमें रिसोर्स मिले हैं हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाए। तीसरा है मैचिंग। मैचिंग का मतलब है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को जितना भी हमारा नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच करेंगे ताकि हम रिसोर्स इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और मिसमैच हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो ये चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इनकी जरूरत क्यों है। 3 प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन, इंडिया के लेवल पे टफ तो नहीं है ना। 3 प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग, मैचिंग, राइट। एक रिवीजन और देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या जाना कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं। दूसरा कि रिसोर्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और ह्यूमन बींग्स क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का, राइट। फिर उसके बाद आया अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। बायोटेक, अबायोटेक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व के बारे में जाना। फिर हमने देखा अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करना चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। और फिर इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। फिर उसके बाद देखा कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल तो हैं बट ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, 3 तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक तो डिप्लीट कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको ठीक करने के लिए हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें जाना हमने कि डेवलपमेंट तो करना है लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना। दूसरा हमने जाना जहां वर्ल्ड लीडर्स आकर मिले रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राजील में। कब ये सबमिट हुई थी, 1992 में। इसका इसमें से क्या निकल के आया, एजेंडा 21 निकल के आएगा जिसका एम क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 की एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने एजेंडा सेट कर सकती हैं। और एक और मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी इसमें लिख के अलग से कि म्यूचुअल नीड्स, नीड्स तो म्यूचुअल है, सबकी एक जैसी हैं, लेकिन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब शेयर कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद मैंने रियो डी जेनेरियो की स्पेसिफिक लोकेशन बताई कहाँ पर है। फिर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने बात की, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर रिसोर्सेज तो एक्यूमुलेटेड है, तो लेकिन सभी लोगों को कैसे फायदा उठाया पहुंचाया जाए। कुछ एग्जांपल्स भी दिए जैसे मिनरल वाटर, सोलर, विंड और कोल्ड डेजर्ट का, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज लैक कर रही है। फिर उसके बाद में हमने जाना कि 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। पहला आइडेंटिफिकेशन की रिसोर्स कहाँ पर मिल रही है। इवॉल्विंग कि हम टेक्नोलॉजिकली और स्किलफुल इतने हो जाएं कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाए। तीसरी मैचिंग, मैचिंग का मतलब होता है कि हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान से मैच करें ताकि हम सभी लोगों को रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सो बी केयरफुल। इसके बाद एक रिवाइज और करेंगे फिर ओवर करेंगे क्लास। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, मतलब किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अगर बेसिकली हम देख लें तो ब्रिजेस क्या हमारे लिए एक रिसोर्स का काम ही तो कर रहा है ब्रिज। बट irrational consumption
and over utilization of resource may lead to socio economic and environment pollution. अब इनरेशनल कंजम्पशन, जैसे हम अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स को, तो वो क्या कर रहा है, उसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे रहा है. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट. अब ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, राइट? समझ में आया? पहली चीज क्या की कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल तो है, लेकिन हम उन्हें बहुत गंदी तरीके से यूज कर रहे हैं, लगातार ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्स कंजर्व नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. तो इस पे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी काफी पहले, जिसको काफी लोग मानते भी हैं, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड. मतलब हमारी नीड के लिए इस एनवायरनमेंट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड. मतलब किसी के लालच के लिए अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि लालच का कभी कोई अंत नहीं होता. लेकिन अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो इन्वायरमेंट सफिशिएंट है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट? एक रिवीजन, लास्ट रिवीजन मेरी तसल्ली के लिए बिना देखे करेंगे. पहला, हमने क्या पढ़ा? रिसोर्स के बारे में. तो रिसोर्स में हमने क्या जाना कि रिसोर्स को क्या होता है. रिसोर्स वो सारी चीजें होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, हम उन्हें रिसोर्स बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं. रिसोर्स के तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंटली पढ़ी. रिसोर्स में तीन चीजें, वो इंपॉर्टेंट तीन चीजें क्या थी कि रिसोर्स टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. ठीक है? और फिर हमने क्या जाना, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक असेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का. कुछ रिसोर्सेज के एग्जांपल देखे हमने, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जिस्टेबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. फिर हमने जाना अगर रिसोर्स को हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम रिसोर्सेज को बेसिकली बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स. फिर उसके बाद हमने जाना कि भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, क्यों जरूरी है. फिर डेवलपमेंट के बाद हमने देखी तीन प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी? डिप्लीशन, एक्युमुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन. फिर उसके बाद हमने देखा कि इनके बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा हमने. फिर rio de janeiro समिट के बारे में पढ़ा. फिर एजेंडा 21 देखा. फिर उसके बाद हमने rio de janeiro की लोकेशन के बारे में देखा. फिर हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जाना, क्यों ज़रूरी है. फिर उसके बाद हमने देखा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो तीन तरीके से प्लानिंग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग, मैचिंग. फिर उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जाना, और गांधी जी ने जो बात बोली थी हमने उसको पढ़ा. और लास्ट में ये सारी चीजें हमने जानी, राइट? आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इफ यू वांट, अगर आपको पसंद आती है. और आगे हम ये लेक्चर सीरीज ऑल्टरनेट डेज में कंटिन्यू करने वाले हैं. तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो 6 अप्रैल को मिलेगा, राइट? थैंक यू. हैव अ नाइस डे.